गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप यादव आप सभी का अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और वीडियो जो है आपका है नीड और डेयर को लेकर। पिछले सेशन में एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर नीड या डेयर को हमें पढ़ा दो। अब क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या क्या आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको देखते हैं एक बार। ठीक है, एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और ये भी पूरी बात है कि नीडेड एयर को समझने के लिए आपको टेंस जो है ना वो आना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत है। वर्ब के फॉर्म आपको नॉर्मली समझ में आ जाने चाहिए, तो आपका नीडेड एयर आपके काम का है। इससे पहले ही कुछ और पढ़ें इसके बारे में, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस नीडेड एयर का मीनिंग है क्या। देखो, नीड का एक मतलब तो होता है आवश्यकता, ये होना ही, तो हैव नेसेसिटी। जो डेयर होता है बच्चों, इसका मतलब होता है साहसी होना, टू हैव करेज। टू हैव करेज। डेयर का एक मतलब भी होता है किसी को चैलेंज देना। ये तो हो गया इनका मीनिंग दोनों का। लेकिन एक्चुअल में जो आपको जरूरत पड़ने वाली है ना एग्जाम में, वो जरूरत पड़ने वाली है इनकी वर्ब के जो फॉर्म्स होंगे, किस तरीके का ये वर्ब है, कैसे ये सेंटेंस में यूज होगा, वो आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो नीड या डेयर है बच्चों, ये दो तरीके से काम करता है सेंटेंस में, दो तरीके से। ये सेंटेंस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब तो होता ही है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ साथ ये आपके मेन वर्ब भी होते हैं। तो क्या सेंटेंस में एक साथ ही काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आप करेंगे क्या कि हमें आइडेंटिफाई कैसे हो कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे आपने पढ़ा होगा, कुड पढ़ा होगा, माइट पढ़ा होगा, मे पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा नहीं होगा कि ऐसे एस का हम यूज कर रहे हैं वहां पर, उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है ना, अगर वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तब। तो उसी तरीके से नीड या डेयर जब आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे या ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, तो ये कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी रहा हो इनके साथ, चाहे सिंगुलर रहा हो चाहे प्लूरल रहा हो। इनके साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें कोई टेंस यूज नहीं होगा, और ये कभी आपके बदलेंगे भी नहीं, नेवर चेंज्ड। ये जैसे हैं ऐसे ही बने रहेंगे, ये जैसे हैं ऐसे ही बने रहेंगे। बात आती है इनके मेन वर्ब होने की। अगर ये मेन वर्ब होंगे, और मेन वर्ब में तो टेंस यूज होना बनता ही है जनाब, ठीक है ना, तो यहां पर ये यूज होंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अब इससे पहले कि तुम्हें कुछ ज्यादा मैटर लिखवाया जाए, पहले मैं ना तुम्हें इन्हें पहचान करवा देता हूं कि कैसे ये मेन वर्ब हैं, कैसे ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, फिर अगले स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। देखिए, कैसे मैंने यहां पर लिखा ही नीड, ही नीड गो देयर। बस इतना ध्यान रखना, नीड और डेयर को जब भी पढ़ रहे हो तो केवल इसलिए पढ़ना कि मैं इन्हें पहचान पाऊं कि कहां पर नीड या डेयर हेल्पिंग वर्ब है और कहां पर नीड या डेयर मेन वर्ब है। जब इतना काम हो जाए तो अगला पड़ाव होता है आपका एक और काम करने का। लेकिन उससे पहले मैं देख लूं, ये ही लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट। आप मान के चलो यहाँ पर नीड ना होता, विल लिखा हुआ होता। क्या लिखा हुआ होता? विल। तो ऐसा थोड़ी है कि ही के अकॉर्डिंग आप विल का विल्स कर देते, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें तो एक संभावना है, तो अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना। अब ये जो नीड लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसमें एस तो कुछ है भी नहीं, एस तो कुछ इसमें है भी नहीं। अगर मैं इस नीड को हटाऊं, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, और मैं यहाँ पर इस गो को रहने दूं, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, क्योंकि गो तो ऑर्डिनरी वर्ब होता है, मेन वर्ब की तरह काम कर देता है सेंटेंस में, तो ही के अकॉर्डिंग गोज लिखना ही लिखना पड़ता है हमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है,
अब क्योंकि इसमें ऐसे ही नहीं है तो मैं इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मान लूंगा। क्या मान लूंगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर इसे हेल्पिंग वर्ब बोल लो, हेल्पिंग वर्ब बोल लो, ठीक है, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। अब आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे थोड़ी सी। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दो, बस एक स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। ये लो जी। अब मैंने क्या किया कि इसमें एस लगा दिया। अगर इसमें एस लग गया तो टेंस यूज हो गया, अगर टेंस यूज हो गया तो टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो गया, ठीक है ना। टेंस के अकॉर्डिंग यूज होते ही ये आपका मेन वर्ब बन गया, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब। अब ये भाई साहब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मॉडल सब ये नहीं है। यहाँ पर आपका भी जो वर्ब बचा है ये इन्फिनेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, इससे पहले टू लगा देना। कहने का मतलब ये कि अगर नीड या डेयर आपके मेन वर्ब हैं, क्या है आपके मेन वर्ब, तो इनके बाद एक वर्ब और मिलेगा जिसको आपको इन्फिनेटिव बना के लिखना होगा, यानी कि उससे पहले आपको टू लगाना होगा। ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, तो आप केवल वहां पर वी वन लगाएंगे, उससे पहले टू का यूज नहीं करेंगे। दो स्ट्रक्चर को याद रखना, ठीक है ना। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता रहेगा और बार बार आता रहेगा। क्वेश्चन बड़े आसान होंगे, बस आपको टेंस की पहचान, आपको टेंस की पहचान। आइए देखते हैं कुछ और करके। क्लियर हो गया? पहले इन्हें पहचान कर लो, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। उसके बाद जो वर्ब लिखा हुआ है वहां तो या तो उसका इन्फिनेटिव बनाना है या टू हटा देना है, या तो उसका मेन वर्ब बना दो या इन्फिनेटिव बना दो। अब देखो सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इन्हें पहचानना बड़ा आसान है। ही डज नॉट डेयर abuse someone। जब आप कोई नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे होते हो और उसमें कोई आपका मेन वर्ब है और नेगेटिव सेंटेंस आप उसका बना रहे हो, ऑर्डिनरी वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको ना दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हो। कैसे? पहले आप नोट लिखते हो, फिर आप उससे पहले बनाते हो टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब, और फिर बनाते हो मेन वर्ब। ऐसे लिखते हो ना। मेन वर्ब के फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं, मेन वर्ब के फॉर्म जो है टेंस के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। तो यानी कि नोट से पहले आपने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब और नोट के बाद आपने क्या लिख दिया? मेन वर्ब। और ये टेंस में आपको पता होता ही है कि अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें कहां पर मेन वर्ब है और कहां पर हेल्पिंग वर्ब है। आसान है। तो ये जो डज यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ पर जो डेयर लिखा हुआ है ये कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये सीधा सीधा आपका मेन वर्ब है। इसको आइडेंटिफाई करना, इसका मतलब ये कि अगले स्टेप पर पहुंचना, यहाँ पर काम आपका खत्म नहीं होता। ये तो केवल आइडेंटिफाई करना ही करना है, क्योंकि वर्ब तो हमें अगले वाली सही करनी है। अब ये अब्यूज लिखा हुआ है, एक वर्ब ये भी है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। सेंटेंस में दो मेन वर्ब हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मेन वर्ब है तो मैं इसे इन्फिनेटिव बनाऊंगा और इससे पहले मैं क्या लगा दूंगा? टू। तो मेरी बात सुन लेना, जितने बच्चे देख रहे हैं वो नोट डाउन भी कर लेना कि अगर नीड या डेयर आपके मेन वर्ब हैं तो इनके बाद जो वर्ब यूज होगा, ऑलवेज मेंशन एज एन इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस, उससे पहले आपको टू लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर सेंटेंस ऐसे ना हो के ऐसे हो, शी डेयर नॉट टू abuse someone। आइए सर कर देखिए, नेगेटिव है नोट, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बिल्कुल ठीक है सर। हेल्पिंग वर्ब लिख दूं मैं इसे? आप ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टू लिखा हुआ है, जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब रहा होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है। और हमेशा ध्यान रखेंगे सभी सेंटेंस में से कुछ भी एब्सेंट हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब कभी एब्सेंट नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। बात समझ में आ गया? सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब को ढूंढना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये आपका मेन वर्ब है और मैंने आपको कहा था जब नीड या डेयर आपके हेल्पिंग वर्ब हो तो टू को हटा देना वर्ब से पहला। उसका रीजन यही है कि मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले आप कभी टू का यूज, ठीक है।
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में पहचानना ना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हमारे बने हुए होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग मेंशन किए जाते हैं। डज रमन नीड तो कितना बढ़िया सेंटेंस, जितने एडवांस बन सकते हैं उतने बना लेते हैं। ही नीड्स नो आस्क हिम अ क्वेश्चन। देखो आप कितनी जल्दी बना पाते हो उन क्वेश्चन को, कोशिश करो, कोशिश कीजिए। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश पार नहीं होती। चलिए, he needs not ask him a question। एक और लिख लो, how dare you to touch me। तुम्हें मुझे टच करने की हिम्मत कैसे। अब इन सेंटेंस में थोड़ा ध्यान से देखना, देखो मैंने गलती कर दी पंक्चुएशन की। डज रमन नीड डेयर हिम टू फाइट। अब यहां पर डज तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि, रमन हो गया है हमारा सब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कहता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब लिखना पड़ता है। तो ये जो नीड है ना, ये हमारा मेन वर्ब हो। वो कह रहा है कि क्या रमन को जरूरत है किस चीज की, डेयर हिम, चैलेंज देने की, उसे चैलेंज। अब ये डेयर तो मेन वर्ब नहीं है, तो इससे पहले भी क्या लगाना पड़ेगा हमें, टू। ये इन्फिनेटिव बना दिया, और वो किस चीज का डेयर दे रहा है, फाइट करने का। तो ठीक है, जब ये खुद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, ये खुद आपका क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और आपका ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो मुझे एक काम यहाँ पर और करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा। वो काम है कुछ भी नहीं। पहले मुझे लग रहा था कि इसको सही करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी सही है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो फाइट में से हटाना पड़ जाता, ठीक है। अब ये खुद ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, इन्फिनेटिव बन गया है, तो यहाँ पे भी आपको टू लिखना ही लिखना, ठीक है। एडवांस, शी नीड्स नॉट आस्क हिम अ क्वेश्चन। कंफ्यूज हो गए। अगर नीड या डेयर कभी खुद इन्फिनेटिव बन के लिखे हुए और इनके बाद कोई वर्ब लिखा गया है तो वो भी इन्फिनेटिव में आएगा, ध्यान। शी नीड्स नॉट आस्क हिम अ क्वेश्चन, उसे जरूरत नहीं है उससे कोई क्वेश्चन पूछने की। अब सेंटेंस है हमारा नेगेटिव। अब इसमें देखो मुझे चेंज करने की क्या जरूरत है। मैंने जो क्वेश्चन दिया है ना, किस पैटर्न पर है, एसएससी के पैटर्न पर है। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्या किया, थोड़ा खेल कर दिया। ये मेन वर्ब हो गया, इससे पहले तो टू लिखा हुआ नहीं है। अब बच्चों को लगेगा कि शी जो है सिंगुलर है, एसएएस लिखा हुआ है, तो टेंस तो यूज हो गया। लेकिन बच्चों ये देखो, ये नोट है, और नोट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और ये जब नोडल ऑक्सिलरी वर्ब बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा, तो इसमें तो एसएएस कभी आता नहीं। तो आपका गलत क्या हो गया, ये नीड्स ही गलत हो गया। आप इसे नीड लिखें। नीड या डेयर अगर मॉडल्स होंगे तो उसमें एसएएस की जरूरत ही क्या है, जरूरत ही नहीं है। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई टच करने की। इंटेरोगेटिव, ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। अब ये आपका मेन वर्ब है। अगर ये आपका मेन वर्ब है तो आप इसमें से तो, आई होप के टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आराम से देख लेना, बैठ के जल्दी से देख लेना। लाइव सेशन चाहते हो, लाइव क्लास चाहते हो, अगर लाइव क्लास चाहते हो तो फटाफट कमेंट करो, क्लासेस आपके शुरू करेंगे लाइव, उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर बैठे हुए सेशन। बाकी कौन सा टॉपिक और पढ़ना है, क्या टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, छोटे छोटे टॉपिक भेजते रहिए, 15-15 20-20 मिनट आपको वीडियो बना के मैं भेजता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, राम राम।